हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि आपके पेपर में हर साल रिपीट होते हैं और इस साल भी आपके पेपर में आने की उम्मीद है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, जितने भी आज ये सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और 2 से 3 नंबर में आपके जरूर पेपर में पूछे आते हैं। तो ध्यानपूर्वक इन सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पेपर में पूछा ही पूछाता है, नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि परिभाषा बतानी और मात्रक भी बताना। तो परिभाषा आप कैसे बताएंगे? परिभाषा बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं वो कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स का जो साइन होता है उसको हम लोग दिखाते हैं फाई ई से। फाई ई यानी कि ई फॉर वैद्युत फ्लक्स, ई फॉर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये देख रहे हैं फाई, इसको हम लोग पूरा दिखाते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर कैसे? ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र है और ए क्या है? ए फॉर यानी एरिया है। तो फाई ई बराबर ई ए होता है। ठीक है, तो हमारी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ी थी, और ये हमारा उसका हो गया सूत्र यानी फॉर्मूला। अब पूछ रहा था वैद्युत फ्लक्स का मतलब मात्रक लिखिए। तो मात्रक आप बताएंगे, मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या इसको बोलते हैं, या मतलब या पे या ये लिखिए, या तो आप वोल्ट मीटर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है मतलब यहाँ से निकला। ई फॉर क्या था? वैद्युत क्षेत्र था, और ए क्या है हमारा? ए यानी एरिया होता है। तो यानी एरिया का मात्रक होता है मीटर, और ए विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट। तो वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, या तो इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों आप कहीं कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई थी ऊपर, और ये मात्रक लिखा हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और उससे आप क्या समझते हैं? तार के प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। विपरीत आवेश घनत्व यानी कि विपरीत आवेश की मात्रा होगी, मतलब एक प्लस का क्यू होगा और एक माइनस का क्यू होगा। ये प्लस का क्यू है और दूसरा माइनस का क्यू होगा। दोनों होंगे आवेश लेकिन विपरीत होंगे। ठीक है, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, यही आपको बताना है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। विपरीत आवेश यानी प्रति एकांक लंबाई पर भी हो, विपरीत आवेश हो लेकिन प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व दिखाते हैं हम लैम्डा से। ये लैम्डा बना हुआ है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन एल। एल क्या है? प्रति एकांक लंबाई। प्रति एकांक लंबाई यानी कि एल, एकांक लंबाई यानी कि पर मतलब जितने भी आवेश हैं उसकी पर मतलब प्रति एकांक लंबाई। तो एक आवेश अपॉन एल यानी क्यू अपॉन एल है। ठीक है, तो कूलाम पर मीटर। ठीक है, मात्रा क्यू का क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का लेंथ का क्या होता है? मात्रक मीटर। ठीक है, तो कूलाम पर मीटर इसको आप बता सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम जो हमारा आवेश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। तो आपको सबसे पहले तो आप बता रहे हो, क्वेश्चन में बताया गया एक कूलाम आवेश, यानी आवेश को कितना आपको दिया गया? एक कूलाम, क्यू इक्वल टू 1 कूलाम दिया हुआ है। सबसे पहले तरीका जो बढ़िया होता है वो आपको ये रहता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो जैसे आप इन सबको लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फॉर्मूला आपको याद आएगा। तो इस तरह से हमने लिखा क्यू इक्वल टू 1 कूलाम, और एन आपको निकालने कितने इलेक्ट्रॉन यानी एन निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं कितने कूलाम होते हैं? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। लेकिन पूछा क्या है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, कहना है क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, यहाँ पर क्यू पता है आपको, ई भी पता है, और एन निकालना है। तो एन के सापेक्ष एक फॉर्मूला बनाएंगे, तो एन इधर रहेंगे और ई अपॉन इधर चला जाएगा। तो क्या हो रहा है? एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? क्यू के आवेश की जो वैल्यू वो रखेंगे 1 कूलम, अपॉन ई की जो वैल्यू वो रखेंगे 10⁻⁻19 है, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का 19। ठीक है, तो 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, एन इक्वल टू 0.625 गुणा 10⁻19। और अगर इसका एक मतलब एक पॉइंट इधर और खिसका के लाएंगे तो यहाँ पर एक मतलब एक नंबर कम हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एन इक्वल टू 6.25 गुणा 10⁻18। ये हमारा एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय को लिखिए। गॉस की प्रमेय आपने सबसे पढ़ा होगा, गॉस की प्रमेय आपने देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के पेपर में। गॉस की प्रमेय को कहीं ना कहीं से जरूर क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो आप इसको ऐसे पढ़ के जाएंगे, गॉस की प्रमेय को लिखे तो आप बिल्कुल सेम एज इट इज बिल्कुल यही उतार के आएंगे। ठीक है, आपसे हो सकता है अति लघु में पूछ लें, हो सकता है लघु में पूछ लें। लघु अगर लघु में पूछेंगे तो आपको थ्योरी के साथ साथ आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देंगे, तो इसलिए वो लघु बना सकते हैं इसको, नहीं तो आप अति लघु से जरूर आपसे पूछ सकते हैं अति लघु में। तो आप बताएंगे, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसका? आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि आवेश का 1/ε0 गुना, यानी क्यू का 1/ε0 गुना, यानी कि तो मल्टीप्लाई होगा।
इसको आप क्या ले सकते हैं, क्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं किससे, फाई ई से, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है, इस तरह से आप प्रिपेयर करके जाइएगा और ये 100% आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र बताइए। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता के लिए सूत्र बताना है आपको। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है पहले आप ये समझिए। समांतर प्लेट संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सी इज इक्वल टू के डॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पर आपका के क्या है, यहाँ के है परावैद्युतांक। ये जो है मतलब जो भी हम आपने देखा होगा समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे होती है। ठीक है, बीच में कुछ भरा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, या उसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, के भरा रहता है मटेरियल जो भी होता है, तो उसको हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र था। ठीक है, ये आप इतना प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा लिखना है आपको। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, उसका मात्रक भी बताना और विमा भी बतानी है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट इसमें आपसे पूछा रहा है। तो पहले वैद्युतशीलता का मात्रक आप बताएंगे। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद विमा पूछ रहा है। ठीक है, मतलब निर्वात की मतलब विमा मतलब विद्युतशीलता की जो विमा होगी वो आप क्या होगी। तो विमा आपसे याद रखिएगा, विमा हमेशा मात्रक से ही बनाई जाती है। तो विमा इस मात्रक से ही बनाएंगे तो क्या होगा, विमा इक्वल टू m-1 L-3 T4A2। ठीक है, ये जो है ये बीमा हो गई। बीमा जरूर आपसे पूछी जाती है, 4-5 नंबर की बीमा ही आपसे पूछ लेते हैं पेपर में। तो बीमाओं को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा फ्रेंड्स। ये समझ लीजिए कुछ भी बेकार नहीं रहता है, आप जो भी पढ़ेंगे सब कुछ आप ना तोड़ मरोड़ के पेपर में जरूर ना कहीं जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसका फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत पदार्थ क्या है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो परावैद्युत पदार्थ में बताएंगे ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे जो कि अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, मतलब नहीं गुजरने देते हैं, लेकिन प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। लेकिन विद्युत प्रवाह को दर्शाते हैं, जो हमारा विद्युत प्रभाव है उसको दर्शाते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते, तो उन्हें ही हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या है, कागज हो गया, तेल, कागज आदि, ये सब हमारे क्या परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है, लेकिन ये विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक, इस तरह से आप याद करके जाइएगा परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के व्यंजक का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए आप, मतलब सूत्र लिखने को बोला है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं विद्युत द्विध्रुव है ना, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निकाला। तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है, याद रखिए बल आघूर्ण को हम लोग दिखाते हैं टॉर्क से। ठीक है, टॉर्क उल्टा जे दिखाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उल्टा जे दिखाते हैं हम लोग इस प्रकार से। तो ये टॉर्क हो गया, इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी ई साइन थीटा, जहाँ पर आप संकेतों का अर्थ भी बता सकते हैं। जो टॉर्क है यानी कि जो उल्टा जे है, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बलाघूर्ण। और ई जो है वो है विद्युत क्षेत्र, और पी आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पी जो है ये यानी कि इसको रो भी बोला जाता है, तो ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और साइन थीटा आप जानते हैं कोई ना कोई एंगल है। ठीक है, साइन थीटा एंगल होता है, कोई भी मतलब जितना भी हमारा इंक्लाइड हो रहा होगा जिस भी एंगल पर, वो हमारा एंगल है साइन थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गतिशीलता किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। गतिशीलता क्या होती है और उसकी परिभाषा आपको बतानी है। तो आप बताएंगे किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम लोग गतिशीलता कहते हैं। जो मतलब कोई भी चालक है हमारा, कोई भी कंडक्टर है, उसके अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग यानी वी और विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं अपॉन ई, को ही अनुपात को ही हम लोग गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता यहाँ देखिए, आप इसे थ्योरी से ही फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला याद होगा तो आप थ्योरी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है गतिशीलता का, याद रखिएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू, मतलब म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, यानी म्यू इज इक्वल टू यानी कि गतिशीलता, वी डी यानी कि अनुगमन वेग, अपॉन ई क्या है विद्युत क्षेत्र। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम लोग गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है उसकी आपकी परिभाषा बतानी है। तो आप बताएंगे किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, इतना आपको डिफिनेशन याद करके जानी चुंबकीय याम्योत्तर की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखने हैं आपको। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उनके गुण आपको बताने हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नंबर 2, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। जो ये प्रकाश की जितनी चाल होती है 3 × 10⁸ ये आपने जरूर सुना होगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो उसी चाल से ये वैद्युत चुंबकीय तरंग भी चलती है हमारी। ठीक है, तो और दूसरा पहला क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, क्या फ्रेंड अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसकी शर्तें आपको बतानी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी शर्तें भी जरूर आएंगी। तो शर्तें क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, पहली शर्त ये है। दूसरा है, इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो भी हमारा इमेज बनती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण और अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये सब आपको जरूर पढ़ के जाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। मैंने वो वाला क्वेश्चन लिखा है आपसे, अति लघु वाला क्वेश्चन लिखा है जो कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी की विवेचन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपसे पूछा सकता है कि जो हमारा सूक्ष्मदर्शी जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी वगैरह जो भी होते हैं हमारे, तो उनकी हम विवेचन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उनकी हम विवेचन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप बताएंगे छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विवेचन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी हमारी तरंग दैर्ध्य उसकी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य का हम लोग प्रकाश का यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की विवेचन क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है दे ब्रॉगली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में, दे ब्रॉगली इक्वेशन या दे ब्रॉगली सिद्धांत क्या होते हैं। तो आप बताएंगे दे ब्रॉगली के सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। दे ब्रॉगली का सिद्धांत है हमारा, हमें यही कहता है कि जो गतिमान हमारा कोई भी कण है तरंगों की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो यही हमारा दे ब्रॉगली का सिद्धांत है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है। किसी एक मंदक का नाम लिखिए। मंदक का क्या कार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, मंदक का काम क्या होता है, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को धीरा कर देना। ठीक है, मंदक वही हमारा होता है। उत्तर आप बताएंगे मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। देखिए यहाँ लिखा है मंदक का जो कार्य होता है वो न्यूट्रॉन, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, उसकी गति को मंद करना यानी कि धीरे करना। ठीक है, भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है। पूछा था ना एक मंदक का नाम लिखे, तो आप बताएंगे भारी जल जो होता है वो हमारा एक न्यूट्रॉन मंदक है। उसका अगला क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हम कैसे अपद्रव्य मिलाते हैं। ठीक है, अर्धचालक बनाने के लिए तो आप बताएंगे शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक है, हमारा शुद्ध सिलिकॉन है उसमें हम 3 संयोजकता वाले अगर तत्वों को मिला देंगे तो हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए वहाँ पर कि एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए क्या होगा, तो आप बताएंगे एन प्रकार के बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला तत्वों को मिलाने पर हम मिलाएंगे तो हमारा एन प्रकार का अर्धचालक मिलेगा हमको। ठीक है, एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं। विभव प्राचीर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जानना है। आपसे आते लोगों में मोस्टली पूछा जाता है, हो सकता है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। जो हमारी अवक्षय परत होती है, डिप्लेशन लेयर, आपने पढ़ा होगा पी इस तरह का जो हमारा होता था। ठीक है, बीच में क्या ये लगा रहता था पी एन टाइप का, ये इस तरह से होता था अर्धचालक है। ठीक है, और यहाँ पर होता था इस टाइप होता था पी टाइप, और इधर होता है एन टाइप मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में आप ये देख रहे हैं, ये बीच में ये पतली सी लेयर होती है, इधर से होल से जाते थे, इधर से इलेक्ट्रॉन जाते थे। ठीक है, इधर से क्या होता था, इधर से होल जाते थे। ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाते थे। तो बीच में क्या होता था, जो बीच में हमारी लेयर बनती थी, ये लेयर जो आप बीच में देख रहे हैं ये हमारी होती थी डिप्लेशन लेयर। इधर से होल, इधर से इलेक्ट्रॉन बीच में भरे थे, तो इसको हम लोग बोलते थे डिप्लेशन लेयर। तो उसी को हम लोग बताते हैं, लिखा है अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। तो यहाँ जो डिप्लेशन लेयर यानी कि अवक्षय परत जिसको हिंदी में बोलते हैं, उन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम लोग विभव प्राचीर के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में पिछले 3-4 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स, मैं इस तरह की और भी वीडियो लाता रहता हूँ हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।